Hello students, today we will revise the topic consignment account. So फास्ट से एक रिवीजन स्टार्ट करते हैं. कंसाइनमेंट में क्या था, क्या कौन कौन से कंसेप्ट हमने पढ़े थे और कैसे क्वेश्चंस में डील करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बोला है कंसाइन. टू कंसाइन मीन्स टू सेंड. जब कंसाइनमेंट था तो उसमें अपन ने पढ़ा था जब कुछ कंसाइन करते मतलब कुछ भेजना, और यहां पास वन पर्सन सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन, दैट गुड्स विल बी सोल्ड ऑन बिहाफ, तो उसको अपन बोलते थे क्या, कंसाइनमेंट. तो इस कंसाइनमेंट में दो पार्टी मेन होती है, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी. कंसाइनर वो होता है जो पार्टी जो गुड्स सेंड करती है, कंसाइनी जो पार्टी गुड्स रिसीव करती है एज एन एजेंट और उसको सेल करती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज कंसाइनर. एजेंट को मिलता है कमीशन और कंसाइनर जो प्रिंसिपल है उसको मिलता है क्या, प्रॉफिट. ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हुआ. पार्टी ओनरशिप ऑफ गुड्स किसके पास रहता है, हमेशा कंसाइनर के पास रहता है. एक प्रोफार्मा इनवॉइस का एक कंसेप्ट होता है, जब कभी भी कंसाइनर को उसको कॉस्ट और सेल प्राइस हाइड करके रखना रहता है, तब कंसाइनर जब भी कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है तब वो प्रोफार्मा इनवॉइस में सेल करता है, सेंड करता है कंसाइनी को गुड्स, ताकि कंसाइनी जो उसका एजेंट है उसको कितना मार्जिन है उस पर्टिकुलर गुड्स में उसके बारे में कुछ भी पता ना चले. इससे क्या बेनिफिट होगा, यदि उसको मार्जिन यदि कंसाइनी को पता रहेगा, एजेंट को पता रहेगा, तो देखेगा कि ये प्रिंसिपल जो है वो 10 रुपए इस प्रोडक्ट में कमा रहा है तो मैं 5 रुपए डिमांड करता हूं, 6 रुपए डिमांड करूंगा. सो उसको कमीशन अपना बार्गेन करने में हेल्प हो जाती है और ज्यादा कमीशन वो मांग सकता है. इसलिए प्रिंसिपल कंसाइनर जो है गुड्स सेंड करता है कंसाइनमेंट में दूसरे एजेंट को सेल करने के लिए आगे कस्टमर को, तो वो हमेशा इनवॉइस प्राइस में गुड्स को सेंड करता है. ओके, जो इनवॉइस प्राइस में गुड्स सेंड करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स सेंड्स ओनली ऑन अ प्रोफार्मा इनवॉइस. और वो प्रोफार्मा इनवॉइस किसको बोलते हैं, उसको एक लाइक का इनवॉइस रहता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है गुड्स की एंड ऑल, वो चीज रहती है. नेक्स्ट आता है कंसाइनी रिकवर्स करता है क्या, कंसाइनी जितने भी एक्सपेंस करता है, एजेंट जितने भी एक्सपेंस करता है वो सब का सब रिकवर कर लेता है. किससे, कंसाइनर से, या कि अपन वो पूरा का पूरा चार्ज कर देता है किसमें, कंसाइनमेंट से. जितना पैसा आएगा उसमें से जितना उसने एक्सपेंस किया वो लेस करके बाकी पैसा किसको भेज देता है, कंसाइनर को, जो ओनर रहता है, प्रिंसिपल को. Consignee recover all expenses incurred by him on the consignment. Consignee to give an advance to the consigner. Consigner consignee को क्या करना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है किसको, कंसाइनर को. नहीं तो 10 लाख का गुड्स ऐसे ही कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेल सेंड कर देगा, बोलेगा बेचने के बाद पैसा दे देना, ऐसा नहीं होता. वो पैसे भी बचा, उसको गुड्स को बेचे, जो बचा गुड्स है वो भी लेके भाग जाए और जितना पैसा आया है वो भी लेके कल्टी ले ले. तो इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ ना कुछ एडवांस लेता है कंसाइनर फ्रॉम कंसाइनी. इसी को बोलते हैं कंसाइनी गिवन एडवांस टू कंसाइनर. कंसाइनी रिसीव्स द कमीशन. पूरे ट्रांजैक्शन में कंसाइनी का एक ही काम रहता है, इट्स एक्टिंग एज एन एजेंट. जितना भी वो गुड्स सेल करेगा अपने स्टोर से उसके ऊपर उसको क्या मिलने वाला है, कमीशन. नेक्स्ट आता है आपका कंसाइनी एंड्स टू द सेंड्स टू द कंसाइनर स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल. ये सेंड्स है, हाँ, सेंड्स टू द कंसाइनर स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अकाउंट सेल. उस अकाउंट सेल में सभी प्रकार की डिटेल रहती है, गुड्स कितना आया था, कितना सेल किया, कितने अमाउंट में सेल किया, कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, कितना एक्सपेंसेस किया उसने, कितना गुड्स बचा हुआ है, सब कुछ, और कितना अमाउंट पेबल है कंसाइनी को कंसाइनर के लिए, कितना वो पे करेगा, तो वो सारी डिटेल्स उसमें लिख के देता है, उसको बोलते हैं अकाउंट सेल. तो अकाउंट सेल नाम सुन के आपको ऐसे नहीं सोचना है कि सिर्फ सेल के बारे में ट्रांजैक्शन देगा, वो ईच एंड एवरीथिंग उस कंसाइनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज रहेगी सब कुछ दे देता है. फर्म्स यूजुअली लाइक टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट्स टू ईच कंसाइनी. तो हर फर्म क्या करती है कि जब भी किसी कंसाइनमेंट में गुड्स सेंड करती है, डिफरेंट डिफरेंट सिटी, डिफरेंट डिफरेंट एरिया को कंसाइनमेंट करती है, तब उसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि किस कंसाइनमेंट में उसको प्रॉफिट हो रहा है, किस एरिया में जिसने कंसाइनमेंट एजेंट बनाया है कौन उसको प्रॉफिट करके दे रहा है और किस एजेंट के कारण उसको लॉस हो रहा है. तो अकॉर्डिंगली जो ओनर है, कंसाइनर है, प्रिंसिपल है, वो अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकता है. एक शॉर्ट समरी है. सबसे पहले पूरे कंसाइनमेंट में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है, सबसे पहले गुड्स सेंड करता है कौन, कंसाइनर.
किसको? कंसाइनी को। कंसाइनी उस गुड्स को मिलने से पहले तुरंत क्या एडवांस करता है? कंसाइनी कौन क्या करेगा? एडवांस टू द कंसाइनर। उसके बाद सबसे पहले कंसाइनर जब गुड्स सेंड करता है तो लॉरी ट्रक वगैरह जो है उसके एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस, फ्रेट जिसको बोला जाता है, ये सारे एक्सपेंसेस कौन करेगा? कंसाइनर, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। फिर उसके बाद जैसे ही गुड्स रिसीव हो जाएगा तो उसके अनलोडिंग का, गोडाउन का रेंट, फिर उसके सेल्स टीम जो सेल करेगी, तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन? शॉप रेंट, शोरूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया भर के एक्सपेंसेस कौन करने वाला है? कंसाइनी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। बिकॉज यहां बार बार ऐसे क्यों बोलते हो सर? बिकॉज पूरा कंसाइनमेंट में जो एजेंट है जो बेच रहा है गुड्स, वो जस्ट वो जो कंसाइनर ओनर है उसके बिहाफ पे सेल कर रहा है। मेरा ये कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, जितना बेचूंगा उसके ऊपर का सिर्फ कमीशन मैं खाऊंगा, और जितना एक्सपेंसेस होगा वहां का सेल्स स्टाफ होगा, सेल्स है, इंस्पेक्शन है, जो भी होगा वो सब का सब कौन बियर करने वाला है? कंसाइनर बियर करने वाला है। कंसाइनी को यहां पर विन विन सिचुएशन है, बिका तो कमीशन मिलेगा एजेंट को, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर करता है। सेल्स टू द कस्टमर बाय कंसाइनी, कंसाइनी गुड्स कस्टमर को सेल करता है। लास्ट में जो सेल अमाउंट है उसमें ऊपर कमीशन अपना कट कर लेता है, जितना अमाउंट जैसे सेल किया तो उसके बाद उसको पैसे आते हैं, जो पैसे आए हैं उसमें से अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद बाकी पैसा क्या कर देता है? सेटलमेंट कर देता है कंसाइनी। किसके लिए? कंसाइनर को। इसके अंदर अकाउंट सेल भेजता है जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल रहती है, तो हमको कमीशन के बाद क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करना है। इस पूरे चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन के अलावा कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ये भी डिफिकल्टी नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है जो कि आपको पूरा करना है। इसके अलावा पूरे टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लास्ट में जो भी प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर कहां कर देता है? वो ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए यहां पास प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर उस कंसाइनमेंट का कितना निकला है वो अराइव किया जाता है। तो बेसिक बेसिक चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले पूरा का पूरा ये कंसाइनमेंट जो बनाया जा रहा है वो कौन बना रहा है? कंसाइनर बना रहा है। किसके बुक्स में बन रहा है? कंसाइनर के बुक्स में बन रहा है। और कंसाइनर क्यों बना रहा है ये सब? उसको आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर कंसाइनमेंट जब मैंने एक्स वाई जेड को दिया हुआ है तो उससे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो उसी के बेस पे जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन रहेगा तो ओनली नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब क्या होता है? पीरियोडिक एक्सपेंसेस, पीरियड एक्सपेंसेस, रेकरिंग एक्सपेंसेस, इसके बारे में बोला गया है। तो बोल रहा है ओनली नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी आर टू बी टेकन। जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसके ऊपर जो इसके ऊपर स्पेसिफिक जो कॉस्ट लगी है कंसाइनी ने की है वही नॉन रेकरिंग, मतलब जो बार बार ना हो। पीरियोडिक एक्सपेंसेस, पीरियड एक्सपेंसेस को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे शॉप का रेंट, गोडाउन का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो क्या है? पीरियड के एक्सपेंसेस है, प्रोडक्ट के ऊपर के एक्सपेंसेस नहीं है। रेकरिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसको हम इग्नोर करेंगे। क्लियरिंग एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन। जैसे ये गुड्स आए, 100 क्वांटिटी है, पर गुड्स पर यूनिट के ऊपर 10 रुपीज क्लियरिंग चार्जेस लगा, तो वो इस पर्टिकुलर एक बार क्लियर हो गया, 10 रुपीज लग गया, तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जो नॉन रेकरिंग कॉस्ट है ये बार बार नहीं होने वाली, ये प्रोडक्ट में एक बार हो गई, वो हम क्या करेंगे? कॉस्ट में, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में ऐड करेंगे। लेकिन जो बार बार रेगुलरली होती रहती है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं, वो पूरा बिजनेस रन करने के लिए की जाती है, उसको बोलते हैं हमारे क्या? रेकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, शॉप रेंट, ये सब जो है, गोडाउन रेंट, ये बेचो हो कुछ नहीं हो, गुड्स आए नहीं आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो एक्सपेंसेस होने ही वाले हैं। नॉन रेकरिंग जब गुड्स के ट्रांजैक्शन होगा तो ही वो होंगे, तो उसको अपन ऐड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन, इस अकाउंट से सबसे इजीली समझ में आता है, ये एक टाइप का अकाउंट है जैसे कोई आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस बिल्डिंग में आप ऐसे नहीं बोलते हो डोर अकाउंट डेबिट। डोर खरीद के लाओगे बिल्डिंग के लिए तो डोर अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे। ये वैसा वाला कुछ एक सिस्टम चलने वाला है। ये कंसाइनमेंट है, जो भी कुछ होगा तो कंसाइनमेंट के लिए होगा, तो जो भी प्रॉफिट होने वाला है, जो भी आप एक्सपेंस करने वाले हो तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस करोगे, और जो भी आपका इनकम होगा उसको क्रेडिट करोगे कंसाइनमेंट को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हम कोई भी मशीनरी बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तब हम एंट्री ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, इस तरह आप
जो जो मटेरियल लगता है, सीमेंट अकाउंट डेबिट, ये नहीं करते। ओके, वो आप नरेशन में लिखते हो, आप एंट्री क्या करते हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और नरेशन में लिखते हो ये किस चीज के लिए पेमेंट किया गया है, ये किया गया है सीमेंट के लिए, ये किया गया है आपके सैंड के लिए, ब्रिक्स के लिए, सो अकॉर्डिंगली डोर के लिए। तो आप नरेशन में लिखोगे, लेकिन हर बार डेबिट कौन हो रहा है आपका, जिस चीज के लिए आपने एक्सपेंडिचर किया है, आपके यहां से कैश गई है, लेकिन किस चीज के लिए की है, बिल्डिंग के लिए की है। इसी टाइप से अच्छा, एक इसी में आप ट्रांजैक्शन बताना, आपके यहां कुछ कुछ क्या है, आपका बिजनेस ही सीमेंट सैंड और बिल्डिंग का है, और आप खुद की बिल्डिंग बना रहे हो, सॉरी, सीमेंट सैंड और ब्रिक्स का है। किसका बिजनेस है, ब्रिक्स का है। तो आपने जो परचेस किया है रीसेल करने के लिए आगे, और आपने उसी को अपने खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया, तो आप क्या एंट्री करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। क्या ये आपको समझ में आ रही है क्या बात? यही चीज यहां पास होती है, ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की जगह यहां पास हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंसाइनमेंट कर रहे हैं, तो यहां पास क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस, एक टाइप का ये रहता है, इसका एक एंट्री रहता है। तो हम इसका जब भी एंट्री करेंगे तो इसी टाइप से कुछ एंट्री होने वाली है। आते हैं फिर से, जब भी कुछ कंसाइनमेंट करेंगे तो अपन करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो भी कंसाइनमेंट के लिए गुड्स सेंड किया तो अपन सिंपल सी एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब भी कंसाइनर कोई एक्सपेंस करेगा तो वो कर रहा है कंसाइनमेंट के लिए, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करेगा। कोई भी पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, उसका नाम नरेशन में आएगा, उसका फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करने वाला। उसने फ्रेट के लिए एक्सपेंसेस नहीं किया है, फ्रेट के लिए, पैकिंग चार्जेस के लिए पैसे नहीं दिए, उसने दिया है वो कंसाइनमेंट के लिए पैसे दिए हुए हैं। ओके, इसलिए क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन में आएगा। नेक्स्ट एंट्री, जो भी एक्सपेंसेस, जैसे हमने यहां पर सीक्वेंस देखा ना, सबसे पहले क्या देखा था, मैं यहां से बात करता हूं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जैसे ही गुड्स सेंट होगा कंसाइनमेंट में तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एडवांस पेड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी ने कुछ भी पैसा दिया, तो मैं फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं, कोई भी पैसा दिया तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। जब भी कोई एक्सपेंस करेगा कंसाइनर, तब क्या एंट्री करेंगे अपन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी कोई एक्सपेंसेस करेगा कंसाइनी, कंसाइनी जब एक्सपेंस करेगा तो क्या एंट्री करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बिकॉज कंसाइनी आप कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है। क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ओके, जब भी कुछ कमीशन देना होगा उसके बाद क्या होगा, सेल होगी, समझ लेते हैं, सेल करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कोई कमीशन होगा तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ये सब इस टाइप से ट्रांजैक्शन हो गया। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक का एक कैलकुलेशन होता है, जो अभी हम देखते हुए आए हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट लेते हैं। इनवॉइस प्राइस कभी भी नहीं ली जाएगी, क्या ली जाएगी, आपको कॉस्ट ली जाएगी एक नॉर्मल कंसाइनमेंट में, जब तक इनवॉइस प्राइस में, प्रोफार्मा इनवॉइस में गुड्स सेंड नहीं किया जा रहा है। तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 40 आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट स्टॉक है तो उसकी कॉस्ट निकाल लिया हमने। उसके बाद प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, कंसाइनर का एक्सपेंसेस फुल आ जाएगा, कंसाइनी के एक्सपेंस, कंसाइनर के सभी टाइप के एक्सपेंसेस इसके अंदर इंक्लूड होंगे, लेकिन कंसाइनी के सिर्फ रेकरिंग एक्सपेंसेस को हटा के जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है, प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस, वो सबको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे यहां पास 800 रुपीज जो है वो किसका है, क्लियरिंग एक्सपेंसेस, क्लीनिंग नहीं है, क्लियरिंग है, गुड्स को क्लियर करने के एक्सपेंसेस है, इसलिए वो बस इंक्लूड किया गया है, और एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दिया गया है, और सिंपली क्या आ जाता है आपका, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ये अकाउंट को अपन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन या कि पर्टिकुलर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, गोल्डन रूल है, ओपन एक सेपरेट अकाउंट करना पड़ता है, इसलिए अपन कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन को एक कंसाइनमेंट अकाउंट में ओपन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर के बुक्स में क्या होगा, असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन, देयर इज वन गोल्डन रूल, ओपन एन अकाउंट ऑफ द transaction, series of transaction and put down the cost of goods and other expenses incurred to be
इंकर्ड ऑन डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को लिख देंगे और सेल प्रोसीड्स को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, अनसोल्ड गुड्स को क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। एंड द कंसाइनर ऑफ्टन डिस्पैच गुड्स टू द वेरियस कंसाइनी। इसी प्रकार से सभी कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन हो जाएंगे जिस जिसको सेंड करना है, और सेपरेट अकाउंट ओपन करने के बाद कंसाइनर जब भी गुड्स सेंड करेगा टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस of each consignment separately, separate consignment account has to be prepared for the each consignment, and इसीलिए इसको नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। नॉमिनल अकाउंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस एंड इनकम भी आते हैं, और पर्सनल अकाउंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे कंसाइनी को कितना लेना और देना है उसका भी ट्रांजेक्शन इसमें आ जाता है। तो कंसाइनर जब भी रिकॉर्ड्स करेगा तो जो अभी हमने एंट्री देखी है वो सब एंट्रीज लिखी हुई है यहां पास। एक डेल क्रेडिट कमीशन वगैरह के बारे में मैं आता हूं, देख लीजिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा ही है तो मैं आपको यहां से बता सकता हूं। डेल क्रेडिट कमीशन पे नहीं किया होगा तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा, तब वो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और जब लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा होगा कंसाइनी को, एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा होगा क्रेडिट सेल के ऊपर, जो भी बैड डेट्स होगा वो कंसाइनर बियर नहीं करेगा। जब कंसाइनर बियर करने ही नहीं वाला, कौन बियर करेगा? कंसाइनी। तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन पे करेगा? जितनी भी सेल हुई है सबका अमाउंट किसको भेजना पड़ेगा? कंसाइनी को भेजना पड़ेगा। बैड डेट कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट पेड। यदि डेल क्रेडिट कमीशन पेड नहीं होगा तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा। इसको एक ट्रीट करेंगे कैसे? एक नॉर्मल एक्सपेंस की तरह। कोई भी एक्सपेंस होता है कंसाइनी जो बियर करता है उसकी एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इसी तरह यहां पास भी हो रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। मतलब ये किस चीज के लिए, कौन सा एक्सपेंसेस है, कौन बियर करने वाला है? कंसाइनी ने किया हुआ है। बियर कौन करेगा? कंसाइनर बियर करने वाला है। ध्यान आ रहा है क्या कुछ? और डेल क्रेडिट कमीशन इन केस, जब डेल क्रेडिट कमीशन पेड होगा तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनी खुद बियर करेगा। उसके लिए कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। ऑटोमेटिकली जितना सेल किया है कंसाइनी ने वो पूरा का पूरा उसका अमाउंट रेमिट करना पड़ेगा कंसाइनी को, कंसाइनर का पास। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंसाइनर को सब पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी, तो डेफिनेटली कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट कर देंगे। अल्टीमेटली वो खुद के लिए कुछ गुड्स लेके चला गया। अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री क्या हो जाएगी? डेफिनेटली कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट या कंसाइनमेंट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये एंट्री होने वाली है। क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री है ये। और कमीशन पेबल की एंट्री डेफिनेटली एक एक्सपेंस की तरह होने वाली है क्योंकि वो कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है। कोई भी कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस होगा, कंसाइनर करेगा तो कैश लिखा जाएगा, कंसाइनी करेगा तो कंसाइनी का नाम लिखा जाएगा। क्योंकि कंसाइनी का नाम इसलिए उसको क्रेडिट किया जा रहा है, ये किसके बुक्स में क्रेडिट किया जा रहा है? कंसाइनर के बुक्स में किया जा रहा है। रीजन क्या है? एकदम क्लियर रीजन है कि कंसाइनी किसके बिहाफ पे कर रहा है? कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है वो एक्सपेंसेस। देखो मैं एक बार शायद तक यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब किसके बिहाफ पे कर रहा है? कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है। मतलब जितना कंसाइनमेंट की कमीशन है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का कमीशन है, 100 रुपीज का कमीशन है। जब कंसाइनर पे करेगा तो क्या एंट्री करेगा? किसको पे करना है? कंसाइनी को। तो क्या लिखेगा? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश करेगा। तो एंट्री अल्टीमेटली क्या हो रही है? कंसाइनी कंसाइनी कैंसिल हो जाएगा, कंसाइनमेंट टू कैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बीच में कंसाइनी इसलिए लिखा गया है बिकॉज इस बार कंसाइनर ने डायरेक्टली पेमेंट नहीं किया है। कौन कर रहा है उसके बिहाफ में पेमेंट? कंसाइनी कर रहा है। बाद में हमको कंसाइनी को पे करना पड़ेगा। ये देखो एंट्री हो रही है कंसाइनी टू कैश। ओके, तो इस टाइप से ये एंट्रीज कुछ चलती हैं। नेक्स्ट मैं और कुछ कंसेप्ट में आता हूं। यहां पास जो मैंने आपको
एक्सपेंसेस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज या कंसाइनमेंट स्टॉक के बारे में जो कैलकुलेशन होता है उसके बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया, वही चीज यहां पास लिखा है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर अपन रिकॉर्ड करते हैं क्या, इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री के अंदर पीरियड कॉस्ट जो रहता है इग्नोर किया जाता है, जिसको बोला जाता है रेकरिंग कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट, रेकरिंग कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। पीरियड कॉस्ट मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए, सैलरी पर्टिकुलर पीरियड के लिए लगती है, रेंट पर्टिकुलर मंथली लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये सब रेकरिंग है। प्रोडक्ट कॉस्ट जिसको नॉन रेकरिंग कॉस्ट बोलते हैं, क्लियरिंग चार्जेस, उसकी ड्यूटी, टैक्सेस, ये सब जो क्या है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है और उसको अपन इंक्लूड करते हैं। उसके लिए एग्जांपल लिखा है, नॉन रेकरिंग लाइक पैकिंग, फ्रेट, कार्ट्रेज, इंश्योरेंस, ऑक्ट्राई, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब नॉन रेकरिंग है। और रेकरिंग नेचर क्या है, सच एज गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, डिलीवरी चार्जेस, सेल्समैन सैलरी, दीस आर रेकरिंग इन नेचर, इररिस्पेक्टिव देयर इज सम गुड्स और नॉट, उनको पे करना ही पड़ेगा। ओके, ये सब चार्जेस को जो रेकरिंग है उसको हमको इग्नोर करना है और नॉन रेकरिंग को इंक्लूड करना है। डन। कभी कभी प्रॉब्लम में क्या दिया रहता है, कंसाइनर का एक्सपेंस दिया रहता है, अमाउंटेड टू सच अमाउंट एंड द कंसाइनी स्पेंड सो मच। इफ द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल देन द फॉर वैल्यूइंग द इन्वेंटरी द एक्सपेंस इंकर्ड बाय द कंसाइनर शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। बट जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस उसको 100% इग्नोर कर दिया जाएगा इनकेस बाइफर्केशन नहीं है कि ये कौन सा एक्सपेंस किया है कंसाइनी ने। ओके, गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज मेड आउट ऑफ वैल्यू हायर देन द कॉस्ट एंड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर आर मेड आउट ऑन दैट बेसिस। तो इसके अंदर छोटा सा एक एडजस्टमेंट और एक एंट्री आ जाती है, वो एंट्री मैं आपको तुरंत बता दूंगा। लेकिन जब भी गुड्स को सेंड किया जाएगा, जैसे पहले एंट्री होती थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अभी भी वही एंट्री होने वाली है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बट ये जो अमाउंट है वो किसमें है, इनवॉइस प्राइस में रहने वाला है। ये किसमें रहने वाला है, इनवॉइस प्राइस में रहने वाला है। ओके, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। Suppose in the example given the invoice price is cost plus 20%, तो 60,000 is for the goods sent to Y, the entries, so इस टाइप से कुछ एंट्री हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे को लास्ट 2 एंट्रीज के बारे में बात करना है। एडिशनल एंट्री होगी, समझने की कोशिश करिएगा, मैं अकाउंट रिलेटेड बताना कोशिश करना चाहूंगा। हाँ, ये आ गया। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। ये गुड्स किसके ऊपर है, ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर है। ये किसके ऊपर है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर है। उस इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितना भी मार्जिन इंक्लूड रहेगा उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री होने वाली है। जब अपन ने गुड्स सेंड किया था इनवॉइस प्राइस में, तो हमने एंट्री की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इसी की एक अपोजिट एंट्री होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। जितना मार्जिन उसके अंदर है, जैसे 60,000 के अंदर 10,000 का मार्जिन था, तो देखो मैं एंट्री यहीं पास की होगी कहीं, तो ये देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। तो ये क्या हो रहा है, पहले अपन ने कंसाइनमेंट को 60 से डेबिट किया और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को 60 से क्रेडिट किया। लेकिन जैसे ही 60, ये 60-60 का खेल चल रहा है, बाद में अपन ने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को 10 से डेबिट किया और कंसाइनमेंट को 10 से क्रेडिट किया। तो क्या हो रहा है, एक बार कंसाइनमेंट 60 से डेबिट हो रहा है और 10 से क्रेडिट हो रहा है, तो नेट डेबिट कितने से हो रहा है, अल्टीमेटली 50 से। तो ये अल्टीमेटली जो आपका टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट है, यहां पर गुड्स जो है वो किस में आ गया, कॉस्ट में आ गया। ओके, और ये सारी एंट्री किसके बुक्स में चल रही है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर चल रही है। तो हम जिस रेट में भेजेंगे, जिस रेट में सेंड करेंगे, उसी रेट में हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के सामने लिखेंगे, उसकी लोडिंग हम उसके अपोजिट लिख देते हैं। और जब क्लोजिंग स्टॉक की बारी आती है, कंसाइनमेंट स्टॉक, ये भी हमारे किस में रहता है, इनवॉइस प्राइस में, और उसके अगेंस्ट के ऊपर जो भी लोडिंग रहती है उसको अपन उसके अपोजिट साइड लिखते हैं। जैसे यहाँ पास एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और फिर एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। इसके ऊपर जितना भी मार्जिन होगा, ध्यान रखना
यहां पास मार्जिन कैलकुलेट करते वक्त स्टूडेंट बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं। टोटल वैल्यू इसके ऊपर कभी भी आपको स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट नहीं करना है, बिकॉज इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है ऑलरेडी। ओके, जैसे यहां पास एक कैलकुलेशन दिखा देते हैं। ये देखिए, हमेशा जब भी ये इनवॉइस प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल है, ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ है 6000, उसके ऊपर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड किया गया, तो टोटल इनवॉइस स्टॉक ऑफ इनवॉइस प्राइस कितना आ गया 6800। क्या इसके ऊपर आप लोडिंग निकालोगे? नहीं, हमेशा लोडिंग किसके ऊपर निकलने वाली है? इसके ऊपर निकलने वाली है। तो लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 50 आर्टिकल का 20 हो गया तो 1000 आ गया। नहीं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 50 आर्टिकल्स में 20 है तो आपका अल्टीमेटली कितना मार्जिन दिख रहा है मेरे को? 20% का मार्जिन दिख रहा है। तो 6000 के ऊपर 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। नहीं, मतलब कितना मार्जिन है? हाँ, 20% ऑफ कॉस्ट, मार्जिन कितना है? 20% ऑफ कॉस्ट एंड 16.66% ऑफ सेल प्राइस। तो इसका आपको कितना निकालना पड़ेगा? 16.667%। तो कितना आ जाएगा आपका? 1000। सेल प्राइस के ऊपर कितने परसेंटेज मार्जिन है? 16.667। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वही मार्जिन निकल के आ रही है यहां पास। सो आप आगे काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लोडिंग अपन क्या करते हैं? लोडिंग अपन किस में निकालेंगे? इनवॉइस प्राइस पे निकालेंगे, मतलब 6000 के ऊपर निकालेंगे रेदर देन 6800। ये चीज प्लीज एक बार ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर एक ये इंपॉर्टेंट था पार्ट। सो ये देख लीजिए, जो दो एक्स्ट्रा एंट्री होने वाली है लोडिंग के ऊपर, लोडिंग के लिए होगी, वो क्या होगी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, जो गुड्स सेंड किया था उसके ऊपर का मार्जिन, और दूसरा क्या है आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, कंसाइनमेंट स्टॉक है, उसके ऊपर का इन्वेंट्री रिजर्व या स्टॉक रिजर्व अपन निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में बोला हुआ है। तो सारे कमीशन के पहले ट्रांजेक्शन में कंप्लीट कर लेता हूं, फिर यहां पास आता हूं। कमीशन एक ऑर्डिनरी कमीशन होता है, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस सेल प्रोसीड के ऊपर जो ऑर्डिनरी कमीशन जिसको बोला जाता है वो हमारा फिक्स्ड एक परसेंटेज रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन वो कमीशन होता है टू इनकरेज द क्रेडिट सेल, कि कंसाइनी क्रेडिट सेल में बेचे और उसके ऊपर इनकेस कोई बैड डेट्स होता है तो कंसाइनी ही बियर करे, कंसाइनी ही बियर करे, उसका कंसाइनर बियर नहीं करता। यदि सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन मिल रहा होगा तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा। Consigner provides additional commission known as Del Credit Commission protection to the consigner against the bad debts. Bad debts is no more the loss of the consigner. Consigner का कोई भी उसके बाद लॉस नहीं रहेगा। और जो डेल क्रेडिट कमीशन रहता है वो कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि टोटल सेल पे निकाल लो, और कभी कभी बोलता है जितना क्रेडिट सेल किया गया उसके ऊपर निकालो। तो एज पर द क्वेश्चन अच्छे से रीड करके आपको डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट करना रहता है। ओवरराइडिंग कमीशन वो कमीशन रहता है कि जो इनवॉइस प्राइस से, इनवॉइस प्राइस के ऊपर यदि आपने कुछ भी सेल कर दी, उस अमाउंट के ऊपर जो आपको कमीशन मिलता है। एक इनवॉइस कॉस्ट होती है, कॉस्ट के बाद कंपनी ने, कंसाइनर ने बोला ये इनवॉइस प्राइस है, इसमें सेल करोगे तो आपको ये कमीशन मिलने वाला है। लेकिन बोल रहा है, कंसाइनर बोलता है, ओनर बोलता है कि आप ये इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा में इस प्रोडक्ट को बेच दोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेल क्रेडिट कमीशन, सॉरी ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा, क्योंकि आपने हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके दिया है। तो एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी टू प्रमोट द सेल्स एट अ हायर प्राइस। और जनरली ये कब किया जाता है? जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तब किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, और बोल रहा है या तो टोटल सेल्स पे डायरेक्टली पूरा दे देता है, नहीं तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल प्राइस एंड द इनवॉइस प्राइस, दोनों के डिफरेंस पे वो ओवरराइडिंग कमीशन देता है। कौन? कंसाइनर देगा। और ये क्यों देता है? ताकि आपकी बार्गेनिंग स्किल जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी तो आपको उतना बेनिफिट रहेगा। आपने यदि कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज का है उसको आपने 15 या 20 रुपीज में सेल कर दिया तो डेफिनेटली जो 20 रुपीज है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा में उसको सेल कर दिया। इनवॉइस प्राइस ऑलरेडी कितनी थी उसकी? 10 थी। नेक्स्ट आते हैं हमारा नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस के बारे में देखते हैं। नॉर्मल लॉस क्या रहता है? अनअवॉइडेबल रहता है।
क्या रहता है, अनअवॉइडेबल रहता है, और स्प्रेड उसको अपन पूरे नॉर्मल उस लॉस को अपन स्प्रेड कर देते हैं किसमें, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में। वो हमारे कॉस्ट में कंसाइनमेंट स्टॉक कॉस्ट गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के गुड्स की वैल्यू में उसको ओवरऑल स्प्रेड कर दिया जाता है। ओके, नो एंट्री इज रिकॉर्डेड फॉर द नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को अपन रिकॉर्ड ही नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, उसको अपन कुछ भी नहीं करते। नेक्स्ट क्या बोला है, जो भी नॉर्मल लॉस रहता है वो अनअवॉइडेबल रहता है, और वो ऑटोमेटिकली यदि हमने उसकी कोई भी एंट्री नहीं की तो हमने जितने भी कंसाइनमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट जब भी अपन कुछ बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड हमारा सारे क्या आ जाते हैं, एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और क्रेडिट साइड सिर्फ सेल आती है। और हमने नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज किस में हो जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है, और आपका जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। ओके, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पास हमने 1000 लीटर लाया रहा 10 रुपीज में, तो कितना हुआ 10,000 रुपीज का, लेकिन लीटर पहुंचा कितना हमको 900 रुपीज का, लेकिन 900 लीटर हमको कितने में मिला, 10,000 रुपीज में। तो पर यूनिट कॉस्ट जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और वो कैसे निकली, 10,000 रुपीज कितना आया है, 900 लीटर, तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस क्या हो गई, 11.1। लेकिन ये कहीं अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में हमको याद रखना है, इसका कहीं भी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करना है हमको। नेक्स्ट आता है जैसे यहां पास लिखा है, नो एंट्री इज रिकॉर्डेड फॉर द नॉर्मल लॉस। हमको नॉर्मल लॉस का कोई भी एंट्री नहीं करनी, ऑटोमेटिकली वो चार्ज हो जाएगा। इफ एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इफ एनी एक्सीडेंट अननेसेसरी कोई लॉस हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स द लॉस्ट एंड द क्रेडिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट देन द डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देख रहे हो आप, लॉस को सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, और उसके बाद डेबिट करते हैं कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा ट्रांजैक्शन आए एबनॉर्मल लॉस का, तो आपको भी क्या करना है, क्रेडिट करना है कंसाइनमेंट अकाउंट में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, कमीशन अमाउंट, और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमीशन वगैरह का इंपैक्ट देते रहेंगे। और एबनॉर्मल लॉस से, एबनॉर्मल लॉस मैंने आपको कुछ देर पहले ही समझाने की कोशिश की थी कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है हम उसको क्यों लिखते हैं क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट भी इनकेस आप बना रहे हो या कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट साइड हमारा क्या आता है, कितना गुड्स हमने कंसाइनमेंट में सेंड किया या परचेस कितना किया। देख लीजिए, मैं फिर से एक बार दिखाता हूं आपको। जैसे ये आपका ट्रेडिंग या कि कंसाइनमेंट अकाउंट है, यहां आपने फॉर एग्जांपल परचेस किया कितने का, 1000 रुपीज का। आपने एबनॉर्मल लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, जिसके कारण भी लॉस हो गया, आपका 100 लॉस हो गया। तो ये इसलिए लिखा जाता है कि ये ऑटोमेटिकली ये लॉस नहीं होता तो ये हमको कितने में पड़ता, 900 में, और हमने उसको सेल कितने में कर दिया है, 1800 में, तो हमको प्रॉफिट कितने का हो गया है, 900 का। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इंपैक्ट ना हो और हमको क्लियर पिक्चर दिखे कि हमने जितना परचेस किया। अगली बार से एबनॉर्मल लॉस हर बार थोड़ी ना होता है, नॉर्मल लॉस बार बार होता है। ओके, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते और ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन एबनॉर्मल लॉस हमारा हमको रिकॉर्ड करना रहता है, बाद में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये कंसाइनमेंट समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यहाँ पास क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस आएगा कितने का, 100 रुपीज का। तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में हमेशा एबनॉर्मल लॉस ग्रॉस फिगर में लिखना है। इनकेस कुछ कमीशन कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, फॉर एग्जाम्पल फुल कमीशन फुल इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो भी यहां पास एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना होगा, 100 रुपीज का होगा। और हमारा यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम ने कितना दे दिया, 90 रुपीज दे दिया, तो यहाँ पास हमको कितने का लॉस होगा, 10 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन यहां से हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमारा परचेज जो गुड्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसका क्वांटिटी नॉर्मल हो जाए। ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो गुड्स था ही नहीं कभी, क्योंकि हमने जैसे परचेज रिटर्न, तो एक काम करिए यहां से हटा देता हूं मैं, यहां से हटा के मैं क्या करता हूं, यहां से अपन परचेज रिटर्न लेस कर देते हैं, यहां से अपन एबनॉर्मल लॉस लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वही चीज होने वाली है। ओके, इससे क्या हो रहा है, आपका जो परचेज अमाउंट है, परचेज का क्वांटिटी है, परचेज का अमाउंट है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है तो मतलब
वो आपका इम्पैक्ट नलीफाई कर देता है, जैसे परचेज रिटर्न का इम्पैक्ट होता है। फिर से देखते हैं एबनॉर्मल लॉस के लिए, तो यहां पास वही चीज एक लिखी हुई है, दिस विल इनेबल द कंसाइनर टू नो द व्हाट प्रॉफिट हु हैव बीन अर्नड लॉस नॉट टेकन प्लेस। यदि वो लॉस नहीं होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता। ओके नेक्स्ट क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस को अकाउंटेड करना है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके देखो इसने भी क्लियर लिखा है, ये आप पैराग्राफ को मार्क करके रखिए। द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहां पास 20 मशीन डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, जो 20 मशीन और एक मशीन की कॉस्ट कितनी थी 2500, डैमेज हो गई, उसकी अमाउंट कितना हो गया 50,000, और उसके ऊपर उन्होंने 10,000 स्पेंड किया था उसके फ्रेट के लिए, तो एक्सपेंसेस उसका प्रोपोर्शनेटली कितना वेस्ट हो गया, लॉस हो गया। तो 10,000 के ऊपर 10,000 1000 यूनिट के लिए किया था, तो 20 यूनिट के लिए कितना होगा, तो पर यूनिट कितना आ रहा है इनका 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, तो ये 200 रुपीज क्या हो गया इनका ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट चार्जेस हो गया। तो टोटल 50,200 का क्या हुआ लॉस। उसमें से इंश्योरेंस क्लेम भले मिल रहा है 40,000 का, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल किसका नहीं होता है, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल किस चीज का नहीं होता है, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट या कंसाइनमेंट अकाउंट का कोई पार्ट एंड पार्सल रोल नहीं प्ले करेगा। देखो जैसे यहां पर लिखा है, दिस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ये एंट्री हम करते हैं। सो मैं आपको क्या बोल रहा था, कंसाइनमेंट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे और सॉरी क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इफ एनी अमाउंट से 40,000 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस, कुछ भी अमाउंट इंश्योरेंस से मिलेगा तो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ओनली 10,200, मतलब नेट अमाउंट अपन करेंगे, लेकिन बट क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट विल रिमेन व्हाट 50,200 ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन ने कभी कभी क्या किया हुआ है, उसने इंश्योरेंस क्लेम और नेट एबनॉर्मल लॉस दोनों को कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाया है। आप जब आगे सॉल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने ये बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। मैं जैसे एक ये देखिए यहां पास क्वेश्चन ने क्या बोला था, वहां क्या बोला है, बोलता है ये इंश्योरेंस है ना वो यहां नहीं आना चाहिए, यहां पास ना नेट नहीं आएगा, यहां पास क्या आएगा ग्रॉस आएगा, लेकिन बार बार ग्रॉस कितना होगा इन दोनों का टोटल, मतलब ये 35 तो 45 545 आना चाहिए। ओके, बोल कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है। इंश्योरेंस क्लेम ने कुछ भी दिया हो, ये कहां का आइटम है, जब अपन फॉर एग्जांपल इसका पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, जब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तब अपन यहां से 45 निकालेंगे और जब अपन पीएनएल बनाएंगे तो लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस कितना होगा 10,545 का ही होगा नेट। ये इस टाइप से कुछ इंपैक्ट जाने वाला है। ओके सो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ये सॉल्यूशन में उसने इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, कहीं कहीं किया है, कहीं आरटीपी एमटीपी कहीं पास भी आप देखेंगे, तो आप मेरा सजेशन है जनरली कि आप एक ही चीज फॉलो करिए,
मैंने भी भले कैसे भी इसमें भी किया हो, आप क्या करेंगे यहां पास ग्रॉस से एंट्री करेंगे। ओके, कितना अमाउंट रहेगा, दोनों को ऐड करने के बाद 45 545 से ही सिर्फ आप एंट्री करेंगे। वही चीज क्या बोल रहा है, थ्योरी में भी बोल रहा है, बोलता है कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है फुल अमाउंट से, लेकिन जब लॉस बुक करेंगे पीएनएल अकाउंट में, वहां पास नेट ट्रांसफर करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट, इंश्योरेंस क्लेम। ओके, सो वही चीज यहां पास लिखा हुआ है। देखिए, इफ एनी अमाउंट से 40,000 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस देन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल ओनली बी 10,200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब डेबिट होगा वो नेट अमाउंट होगा, बट द क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी रुपीज रिमेन 50,200 एंड 40,000 विल हैव बीन डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट। वो कहां डेबिट होगा, बैंक अकाउंट में। मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूं इसी का, समझ लेते हैं इसको। अपन क्या कर लेते हैं, 50 40 एंड 10 डन। 50 40 10 से अपन एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये एंट्री होगी। ये कितने की होगी, 50,000 की हमेशा होगी। कितने की होगी, फुल अमाउंट, जितना लॉस हुआ है ग्रॉस, ये क्या होगा, ग्रॉस होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री क्या होगी, जैसे ही अपन इसको ट्रांसफर करेंगे एबनॉर्मल लॉस को, तो क्या एंट्री हो जाएगी यहां पास, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट ऑब्लिक, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया है और उनसे रिसीवेबल है, तो क्या लिखोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इन दोनों में से कोई एक आएगा जितना रिसीव होने वाला है। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना आपका क्या हो गया है, लॉस हो गया है, नेट लॉस, नेट लॉस हुआ है, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। देखना, हमको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलने वाला है, 40,000। 10,000 हमारा क्या हो गया, नेट लॉस, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे क्लोज हो गया, ये 50,000 से। क्या आपको ये एंट्री समझ में आने में कोई प्रॉब्लम, ये एंट्री हमारे फाइनल अकाउंट्स में बहुत ही कॉमन एंट्री है, यही हम करते थे। यहां हम करते थे ट्रेडिंग अकाउंट या परचेसेस, ये करते थे। एबनॉर्मल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, abnormal loss account, goods lost by fire, goods lost due to theft, advertisement account debit to ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये सारे हम यहाँ पास करते आ रहे हैं, कहाँ, फाइनल अकाउंट में। वही पास यहाँ पास थोड़ा सा एक चेंजेस माइनर सा है कि यहाँ पास क्या आ रहा है, कंसाइनमेंट आ रहा है। ओके, डन। सो आई होप ये भी आपको टॉपिक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ, एक और वहां पास, स्टूडेंट शुड shall also note abnormal loss is valued just like inventories in hand। so abnormal loss को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की जाती है। मतलब जो भी एक्सपेंसेस किया गया है एबनॉर्मल लॉस के अंदर, जो इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर का जितने भी एक्सपेंसेस हुए होंगे टिल द लॉस के पहले, जो सारे एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट में इंकर्ड कर दिए गए होंगे, वो सारे कॉस्ट को उसमें इंक्लूड, एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना है। ओके, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे आपको ऑप्ट करना है। स्टूडेंट केयरफुली वाइल वैल्यूइंग द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, एक ट्रांजिट में लॉस होना और कंसाइन के गोडाउन में लॉस होना, दोनों में डिफरेंस है। बोथ आर एबनॉर्मल लॉस, बट इन केस ऑफ फॉर्मर कंसाइनी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, वेयर एज इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द लेटर केस। अरे ओवरऑल जब भी लॉस हो रहा है तो वहां पास देखेंगे कि उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना एक्सपेंसेस किया गया, वो सबको इंक्लूड किया जाएगा। प्रोडक्ट के ऊपर, पीरियड कॉस्ट नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर वाले कॉस्ट। ओके, तो वो एक सिंपल सा है, कोई उसमें ह्यूज है नहीं। वो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस चीज को इंक्लूड करना है और किस चीज को इंक्लूड नहीं करना है कॉस्ट कैलकुलेशन में। ओके, कमीशन हो गया हमारा। अकाउंट सेल के बारे में जो मैं बता रहा था, सेल्स कितना मेड किया है, कितना एक्सपेंसेस है, कितना कमीशन अर्न है, कितना अनसोल्ड गुड्स है, ये सभी चीजें, बैलेंस पेमेंट कितना है, एडवांस पेमेंट कितना किया था, सभी चीज के बारे में दिया जाता है। ये कौन भेजता है, कंसाइनी भेजता है। किसको भेजता है, कंसाइनर को भेजता है। कब भेजता है, एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड और ईयर और क्वार्टरली, मंथली, जैसा उनका डिसाइडेड रहता है।
अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के बुक्स में हार्डली कुछ एंट्री होगी, बिकॉज वो ना गुड्स परचेस कर रहा है ना तो वो कुछ सेल कर रहा है एज सच, बिकॉज उसका तो गुड्स है ही नहीं कुछ। तो ध्यान रखिए, ऑन मेकिंग सेल जितना भी कैश एंड बैंक आएगा तो टू कंसाइनर करेगा। जितना पैसा आया है वो किसके लिए आया है? कंसाइनर के लिए आया है। कंसाइनर को उसने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया मतलब क्रेडिटर बना दिया, मतलब पेबल बना दिया, उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट, ये एंट्री करेगा। ये किसके बुक्स में चल रही है बात? कंसाइनी के बुक्स में चल रही है। ओके, तो आप बोलोगे सर सेल क्यों नहीं लिखा? सेल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अरे उसने परचेस ही नहीं जब कुछ किया, वो तो एक बीच का एजेंट है। तो जब परचेस नहीं किया तो सेल कहां से करेगा? तो वो जब पैसा आएगा तब वो एंट्री करेगा, पैसा ये किसका आया है, मेरे को किसको देना है? कंसाइनर को देना है। तो इसलिए उसने कंसाइनर को क्रेडिट कर दिया है। एक्सपेंसेस कुछ भी इंकर्ट करेगा और उसके जो कमीशन रहेगा उसके लिए कंसाइनर को बोलेगा चलो दो वापस। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी किसके लिए? कोई भी एक्सपेंसेस यदि उसने पेमेंट किया है, कोई भी एडवांस पेमेंट किया है तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट किसको कर रहा है? कंसाइनर को कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ भी बैड डेट्स रहेगा, ये बैड डेट्स कब होगा? सिर्फ और सिर्फ जब डेल क्रेडिट कमीशन उसको मिल नहीं रहा है। तो डेफिनेटली जब पहली वाली एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और बैड डेट्स उसके लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया, वो कहां चला जाएगा? वो एक्सपेंस में चार्ज कर देगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स या कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, इस टाइप की कोई एंट्री हो जाएगी। राइटिंग ऑफ द बैड डेट्स, तो यहां पास अभी आता है बैड डेट्स की, तो ये कॉमन नॉर्मल एंट्री होगी। और वो जो मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स होगी। कब होगी? जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है। डेल क्रेडिट कमीशन इज कवरिंग द बैड डेट्स। ओके, और इनकेस डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा होगा तब उसको अपने कमीशन से चार्ज करना पड़ेगा, उसको कमीशन जो एक्स्ट्रा मिला है और बैड डेट से उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। देखिए मैंने यहां पास एंट्री करके बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन और कमीशन टू बैड डेट्स, जो भी कमीशन आएगा उससे उसको एडजस्ट कर लेगा। ये उसके बुक्स की बातें चल रही हैं। एडवांस में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की चीजें भी आएंगी। बाकी सब सिंपल सा है, चीजें हैं, ये सब चीजें थी इसके अंदर। और इसके अलावा इस ट्रांजैक्शन इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है। सिंपल सा इसी टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला है जिसके अंदर आपको क्या बोलेगा? एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और कंसाइनी का अकाउंट बनाओ। किसके बुक्स में? कंसाइनर के बुक्स में आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फिर से एक रिवीजन करवा देता हूं एंट्री की। सबसे पहले जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होगा तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेकंड, जब भी कोई एडवांस देगा कंसाइनी, कंसाइनर को जब एडवांस देगा तो कंसाइनर के पास पैसा आएगा, एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और वो एंट्री क्या हो रही है यहां पास? जनरली होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ओके, एक ये एंट्री होती है यहां पास, कोई ना कोई क्वेश्चन में हुई होगी। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदर स्टोर कंसाइनी, इस टाइप की एंट्री रहेगी। जब थर्ड एंट्री रहेगी सबसे पहले कि कंसाइनर ने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस कैश और बैंक से ट्रांजेक्शन होते हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। फिर उसके बाद कुछ कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगा, तब उस वक्त कंसाइन बैंक नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस कंसाइनी कर रहा है। रिकॉर्डिंग कहां चल रहा है? कंसाइनर के बुक्स में चल रही है। तो कंसाइनर ने कुछ पेमेंट किया है क्या? नहीं किया है, लेकिन उसको पेमेंट किसको करना पड़ेगा? उस एक्सपेंस के लिए कंसाइनी को करना पड़ेगा। तो एंट्री कर रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ये एक्सपेंसेस के लिए हुआ, कुछ एक कमीशन देना होगा तो भी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सेल होगी तब सेल के लिए किससे वसूलना है हमको? सेल का पैसा हमको कंसाइनी से वसूलना है, तो अपन एंट्री क्या करेंगे? उसको डेटर बना देंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कुछ भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और कोई भी लास्ट में इन्वेंट्री बचेगी तो इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये होगा। एक लोडिंग के एंट्री के बारे में मैं बता देता हूं। लोडिंग की एंट्री क्या होगी? लोडिंग यदि यहां पास आएगी, इसके ऊपर की लोडिंग रहेगी। मैं देखता हूं कहीं पास अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन होगा लोडिंग के ऊपर। ये देखो,
फिर से यहीं पास आ जाते हैं। तो लोडिंग की एंट्री क्या हो रही है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और यदि क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर यदि कोई लोडिंग होगी तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व या अकाउंट या कि इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लास्ट का एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, मतलब कंसाइनिंग का अकाउंट बनाया गया है। एंड जो भी बैलेंस आएगा तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि वो बैलेंस कैरिड डाउन होने वाला है कि कुछ सेटलमेंट कर रहा है, जो बैलेंस आएगा उसको पेमेंट करना है तो बाय बैंक लिख देंगे, कैरी फॉरवर्ड करना है तो बैलेंस कैरी डाउन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा पूरे चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। सो अपन रिवीजन में इतना ही रखते हैं। एक दो क्वेश्चंस आप इसके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इसको करवा दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा और ये टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो मेन कंसेप्ट पे ध्यान रखिए कि जब कैलकुलेशन मेन करना है, जब कैलकुलेशन करना है क्लोजिंग स्टॉक का, एबनॉर्मल लॉस का, तब कौन से एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनली इंक्लूड करने हैं और कौन से इग्नोर करने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पास आप मिस्टेक करने के चांसेस है। बाकी ये एंट्री में क्या आप मिस्टेक करोगे, कुछ नहीं करोगे, आपको याद हो गई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू कैश, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, सेल होगा तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, और कुछ स्टॉक बचेगा तो क्या एंट्री हो रही है आपकी। तो ये एक फॉर्मेट ही टाइप का है 100%, इसको फिल इन द ब्लैंक करना है बस आपको। और कैलकुलेशन मेन क्या है आपका, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो इसके ऊपर बस थोड़ा सा देखिएगा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉर्मल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में भूलना मत क्वेश्चन करने के लिए, ओके, सो बाय बाय।